सबसे पहले तो आज इस विशाल जन समूह को मैं अपना जय जोहार से अभिवादन करता हूं। जय जोहार। साथियों, बहुत लंबे अरसे से तमन्ना थी, क्योंकि कभी हम 2010 से पहले इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप और ऑल इंडिया की जिम्मेदारी होने की वजह से शायद हम यहाँ समय नहीं दे पाए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी और आज जिसे आप संबोधित कर रहे हैं आधुनिक बिरसा और वैचारिक गुरु, मुझे गर्व होता है, फक्र होता है कि हमारे साथी को आप लोगों ने इतनी बड़ी दिल में जगह दी। तो ऐसे जुझारू साथी जो बहुत पहले हमारे साथ में काम कर चुके हैं, उन्होंने मुझे आदेश ही कहूंगा यहाँ के लिए तो कहा कि आपको प्रतापगढ़ आना है। हालांकि मेरा थोड़ा पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ था और मैं बेड रेस्ट में था। शायद किसी पहले प्रोग्राम में और मंच में ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि 20-25 दिन ही हुए हैं, तो पहली बार आपके यहाँ बीच में आया और ये श्रेय भंवर दादा जी को जा रहा है, जिनकी वजह से आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम की जो मुझे सूचना मिली उसके मुताबिक जो 31 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारे यहाँ के जितने भी भाई हैं वे सारे आंदोलित हो रहे हैं। उनके अंदर जो 31 मांगे हैं, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि जिस शब्द को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार ये 31 मांगे हमारी नहीं होनी चाहिए। ये 31 मांगे उनकी होनी चाहिए जो इस देश को षड्यंत्र के तौर पर गुलाम बनाकर रख रहे हैं। ये मांग उनकी होनी चाहिए, लेकिन क्यों हम लोग मांगने पे मजबूर हैं, ये संदेश आपके बीच में लेके आया हूं। आखिर वजह क्या है कि हम लोग बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं जय जोहार का नारा है और भारत देश हमारा है। हम इस देश के मूल मालिक हैं। हम इस देश के आदि अनादि से, जब से मानव की सृष्टि बनी है, मानव पैदा हुआ है, तब से हम इसके मालिक हैं। आखिर क्या वजह है कि इस देश का मालिक मांगने को मजबूर है? ये वजह बताने के लिए शायद पूरी रात का सफर तय करके आपके बीच में आया। हमारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम हमारी समस्याओं का कारण जान लेंगे। अगर हमने समस्याओं का कारण नहीं जाना तो हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। शायद हजारों साल से हमारे पुरखे भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सारे के सारे तो इस मंच पे आ नहीं सकते, लेकिन वो हजारों की संख्या में है जिनको हम बैनर या मंच पे जगह नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे हजारों लाखों कुर्बानियां दी हमारे महापुरुषों ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन हो सकता है कि उनके पास इन समस्याओं के कारण को जानकारी नहीं थी, या फिर उस समय की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों संविधान के अंदर यह प्रावधान करना पड़ा, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की। एक आदिवासी सम्मेलन में मैंने इस सबसे पहला सवाल गुजरात के अंदर 2001 में उठाया था, और उस समय अनुसूचित जनजाति के केंद्रीय मंत्री गमेती जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र के थे वो।
तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने पूछा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है। तब मैं भी ज्यादा विकसित नहीं था इतना, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस समाज की प्रतिनिधि या मंत्री पद पर जो जिनको जिम्मेदारी है, अगर उन लोगों को ही 5वीं और 6ठी अनुसूची का पता नहीं है तो हमारा भला कैसे हो सकता है। आखिर ये आदिवासियों के लिए क्यों बनाई गई, क्यों रखी गई और इसका कारण क्या था। हमारे पुरखे जो संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे और उन्होंने इसको एक तरह से कह सकते हैं प्रावधान करवा के वो माने, तो वजह क्या थी। ये वजह आपको थोड़ी सी हिंट बताता हूं। उसके लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी कि ये आदिवासी शब्द है क्या और इसके लिए मूल में शब्द क्या है और संवैधानिक शब्द क्या है, पहचान क्या है। हम संवैधानिक पहचान में ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और ट्राइब शब्द अंग्रेजी का वर्ड है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कबीला, जिसको पाली भाषा में गण कहा जाता था। इसलिए शायद आज हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, वीर हैं, उनको गणवीर भी कहा जाता है, उनको गणवीर भी कहा जाता है। पाली भाषा का गण शब्द जिसे आधुनिक भाषा के अंदर कबीला कहा जा सकता है और अंग्रेजी में उसको ट्राइब कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट बनाया, वहां जाति है। शेड्यूल्ड कास्ट जिसे एससी कहा जाता है, वहां कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति। दूसरा वर्ग बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए और अब बन गया, उसे कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड क्लास। वो क्लास है, एक क्लास है, एक कास्ट है, लेकिन व्हाट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब। या ना तो कास्ट है और ना ही क्लास है, ये टाइप शब्द है। मैं हमेशा कहता हूं और कभी समय मिलेगा कैडर में रहोगे तो बात करूंगा कि किस तरीके से इन लोगों ने शब्दों के षड्यंत्र की वजह से हम लोगों को गुलाम बनाया। मैं सिरे से रिजेक्ट कर चुका हूं कि संविधान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहा गया है उसका हिंदी में मीनिंग अनुसूचित जनजाति नहीं है। और ये आज सारे मीडिया के सामने कह रहा हूं, इसका मीनिंग अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसका मीनिंग है अनुसूचित कबीलाई। क्योंकि जो भारत की मूल पहचान है उस पहचान को बनाए रखने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसके तहत आज हम लोग ये अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। और वो भी कितने 75 साल बाद, 75 साल बाद हम मांग रहे हैं। इसका मतलब है वो 75 साल पहले देना तो क्या बताना भी नहीं चाहते थे आपको कि ये है क्या, वो बताना भी नहीं चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह जी मुंडा ने ये प्रावधान किया तो उसके पीछे उनकी सोच क्या थी, मैं उस समय नहीं था। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, जिस फील्ड में रहते हैं, उस फील्ड के अंदर महापुरुषों ने जो जो लिखा है, उनके प्रयास है, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो उस समय की भावनाएं हमारे सामने आती है कि वो क्या चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहा और इसे क्यों अलग रखा, क्यों इसे विशेषाधिकार दिए संविधान के अंदर, स्वायत्त शासन जैसे विशेषाधिकार कि यहां किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना शासन खुद चलाएंगे। इनको चाहे संविधान के ऊपर बैठे हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे पद है, उन पदों के लोगों को भी इनके क्षेत्र में एंट्री करने से पहले भी इनकी इजाजत लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। ये संविधान में प्रावधान क्यों किया गया? बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जानते थे कि ये बीज है। बीज में समझते हो ना, सारे किसान हो, बीज, सीड। उन्होंने कहा भारत के अंदर जो भारत का जो मूल
आदिवासी है, जो ट्राइब है, उसके दो भाग कर दिए गए हैं। एक पहचान बनाया हुआ आदिवासी और एक पहचान खोया हुआ आदिवासी। आज भारत में दो तरह के आदिवासी हैं। पहचान बनाए हुए आदिवासी, जिनकी 2011 की जनसंख्या गिनती के आधार पर 8.5% बनता, उससे पहले 7.5 था, अब बढ़कर 8.5 हो गया। 8.5% भारत के अंदर जो आबादी है वो पहचान बनाया हुआ आदिवासी, जिसकी पहचान आज भी कायम है, और वो आप जैसे क्रांतिकारी वीरों की वजह से, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए कुर्बानियां दी और आज देने के लिए तत्पर हैं, तैयार है। दूसरा, वो आदिवासी जिनकी पहचान खत्म कर दी गई, जिनको जातियों में बांट दिया गया, काम के आधार पर किसी को नाई बनाया, किसी को दर्जी बनाया, किसी को धोबी बनाया, किसी को माड़ी बनाया, किसी को कुम्हार बनाया। इस प्रकार से पहचान खोया हुआ आदिवासी, वो भी आदिवासी है भारत का, डीएनए के आधार पर वो आदिवासी है, लेकिन पहचान खत्म होने की वजह से वो हमसे सेग्रीगेट हो गया, वो हमसे अलग हो गया, और अलग होने की वजह से वो हमें तो आदिवासी कहता है, लेकिन अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। ये हमारी आदिवासियों की पहचान। तीसरा, इस देश के अंदर जो है वो है गैर आदिवासी। गैर आदिवासी जो इस देश का मूल निवासी आदिवासी नहीं है, यानी विदेश से भारत में आया हुआ और आकर के यहां बसा हुआ। ये तीन पहचान है। तो बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जब ढूंढ रहे थे कि बीज कहां मिलेगा इस नस्ल को बचाने के लिए, इस नस्ल को बचाना है तो बीज चाहिए, तो बीज के रूप में उन्होंने भारत के ट्राइब्स को देखा कि इसकी एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान और अलग अधिकार दिया जाए, ताकि देश को जो संवैधानिक तौर पर रिपब्लिक इंडिया बनाया गया, गणतंत्रात्मक भारत देश बनाया गया, गणराज्य बनाया गया, वो गणराज्य संपूर्ण रूप से कब बन पाएगा? जब इस देश का बीज बचेगा और ये बीज एक फसल के रूप में लहराएगा, और पहचान खोया हुआ आदिवासी भी अपने आप को गर्व से कहेगा कि मैं भी इस देश का आदिवासी हूं। इसके लिए ये बीज बचाने के लिए प्रावधान किए गए थे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, हंसी मजाक का मामला नहीं था, ये कोई रेवड़ियां बांटने का मामला नहीं था, ये कोई चॉकलेट और खिटमिटा बांटने का मामला नहीं था। ये इस देश को मूल रूप में लाने का मामला था, और मुझे खुशी है कि आज उसके लिए पहल भी वही कर रहे हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने जिनसे उम्मीद की थी, और ये लीड करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, ये करेंगे लीड, कि बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा के उस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो ये जो बात मैंने आपको बताई, ये हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताई। अब हमारी समस्याओं की बात बता, समय हो तो मुझे बता देना प्लीज, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। दूसरी हमारी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम मांग रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर मांग रहे हैं। देश का किसान मांग रहा है, मजदूर मांग रहा है, 71% यानी 71% ओबीसी पहचान पाया हुआ मांग रहा है, शेड्यूल कास्ट 17.5% है वो मांग रहा है, और 8.5% ट्राइब हम मांग रहे हैं। हम सबकी गिनती लगाई जाए तो 97% है, हम लोग 97% हैं, और हम 97% मांग रहे हैं ना, इसमें तो कोई दोहराए नहीं ना, मांग रहे हैं। मेरा पहला सवाल है उन 97% लोगों से कि देने वाला कौन? आप आखिर मांग किससे रहे हो? अभी मेरे साथी ने एक आंकड़ा यहां पेश किया कि 92 लाख सिर्फ राजस्थान में है, 92 लाख, ओनली 92 लाख इन राजस्थान। तो फिर झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र, साउथ इंडिया कितना होगा? ऑल ओवर अभी जनसंख्या के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर 8.5 तो है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये हमारे रिसर्च वर्क का काम रिजल्ट है
मांग किससे रहे हैं? ओनली 1% से। 1% भी पूरा नहीं है। भारत में जिनकी संख्या 1% पूरी नहीं है, 1% होती है तब तो 1.5 करोड़ होती है, लेकिन वो 1 करोड़ के अंदर है। 1 करोड़ के अंदर की संख्या वाले लोगों से हम 14 से 15 करोड़ आबादी के लोग मांग रहे हैं। सिर्फ ट्राइब की बात करूं तो अरे सिर्फ 92 लाख आदिवासी है ना, ये 92 लाख आदिवासियों में से अगर आधे भी इस रास्ते पर चल पड़े तो उन 92 लाख जो सामने है उनको भगाया जा सकता है। लेकिन समझना पड़ेगा, आइडेंटिटी के लिए कह रहा हूं। आखिर ये समस्या, हमारी समस्या क्यों खत्म नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, सबसे बड़ी समस्या। और उसका एक मात्र छोटा सा समाधान है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जिसके आगे आप लोग, मैं कह रहा हूं ना, ओबीसी मांग रहा है, एससी मांग रहा है, एसटी मांग रहा है, तो देने वाला तो वही है ना। अब उस देने वाले को ही कहे ना, भाई तू मेहरबानी कर दे, अब हम तेरे से नहीं मांगेंगे, तू मेहरबानी करके हमसे मत मांगना, तू हमसे मत मांगना, ठीक है ना, हम तेरे से नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम सक्षम है, हम देने वाले। हमारी बहन कह रही थी कि हम भारत में पता नहीं कितने टन सोने के मालिक हैं, आंकड़ा तो उसके पास है, बहन के पास है ना। हम इस धरती के मालिक हैं, इस देश की खनिजों के मालिक हैं, हम इस देश के एक एक इंच जमीन के मालिक हैं। होता क्या है मालूम है ना, अभी भंवर दादा आए, थोड़ी देर पहले मैं आया, और भी हमारे सीनियर साथी आए, तो हमारे यहाँ के कल्चर के अनुसार बता दो, एग्जाम्पल बता दो आपको, ताजा उदाहरण। जैसे ही हम आए ना तो कुछ लोगों ने पीछे हटे ना, कुछ लोग पीछे हटे। किसके लिए हटे? हमको इज्जत देने के लिए, हमको जगह देने के लिए। अब आपको ये नहीं पता था कि टोपी वाला कौन आया है और ये गमछे वाला कौन आया है, ये तो पता नहीं है, लेकिन आपने हमें सम्मान दिया और हमें सम्मान देने के लिए पीछे हटे, जगह की हमारे लिए। ठीक वैसे ही भारत के अंदर जब ये हमारे दुश्मन एंटर हुए, उस समय हमारे लोगों ने थोड़ी सी जगह दी। आइए, कोई आइए, आपका स्वागत। क्योंकि हमारे अंदर मानवता थी, मानवता थी, और हमने सामने वाले को मानव देखा, मानव देखकर कहा कि आइए बिराजिए। हमने थोड़ी सी जगह दी हिमाचल प्रदेश में, जिसे वो आज देवभूमि कहते हैं। थोड़ी सी जगह दी हमारे पुरखों ने, उन्होंने थोड़ी सी कूणी ऐसे लगाई कि थोड़ा और, तो हमारा आदमी बोला ठीक है। करते करते हाँ मामला ये हुआ कि हम तो चले गए जाजम से नीचे, ठीक है, और पूरी जाजम पे पैर पसार कर सो गए वो। ये हाल हुआ, और ये सच्चाई है, जो सच्चाई बताने के लिए आया। सिर्फ अकेले ही नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें इन बात को समझना पड़ेगा कि हम ये लड़ाई जीत कैसे सकते हैं। और इसकी बात जब मुझे भंवरलाल जी परमार मेरे साथी हैं, बहुत पुराना, उन्होंने बताया, मुझे बताया कि हम इस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये बात मेरे दिमाग में 10 साल से चल रही थी, और वो आपने कह दी। शायद मैं साथी ढूंढ रहा था और मुझे साथी मिल गया, क्योंकि शायद एक ही रहा कि मुसाफिर थे, हो सकता है बीच में थोड़ा रास्ता बदल दिया, लेकिन वापस आकर एक ही जगह मिलना था, मंजिल एक थी। तो ये जो बात, जिस तरीके से यूनाइट करने की बात हो रही है इस देश के ट्राइब को, और उसके अंदर लीड करने की बात हो रही है, क्योंकि मैं गारंटी से कहता हूं हमारे भाई हैं, लेकिन आइडेंटिटी खोए हुए हमारे भाई इतना खुलकर नहीं लड़ सकेंगे जितना हम लड़ सकते हैं, जितना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए हैं कि वी आर इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के मूल वंशी हैं, भारत के मूल आदिवासी हैं। अगर ये हम दहाड़ रहे हैं तो हम मात्र और मात्र हम हैं जो ये चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भारत में विदेशी भी
है, नॉन इंडिजीनियस भी है, और नॉन इंडिजीनियस की ढूंढ कर खोज करके उसको वापस, जैसे अभी ट्रंप से भेजे ना अलग अलग जगह पर, और हमारे अंदर हमारे भी भेजे यहाँ, ठीक है, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके बड़े इज्जत के साथ भेजे। चलो इतना इज्जत तो हम इनकी नहीं करेंगे, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं कि इस देश का ट्राइब अगर लीड में आ गया तो दावे के साथ कहता हूं कि इन लोगों को भी ये हवाई जहाजें भर के और इनके वहां पर पहुंचा देंगे। उनको जिस देश से प्यार है आज की तारीख में, इजराइल जिस देश से उनको प्यार है, उन इजराइल में इनको हम पहुंचा देंगे। हम बेड़ियां नहीं डालेंगे, हम फूलों की माला डालकर देंगे। इतने गए गुजरे इंसान नहीं है ना, हम गए गुजरे इंसान नहीं है। उनकी कोई इज्जत ना हो, हमारी तो है ना। हमें दुनिया में कोई ये ना कहे कि अरे तुमने ये क्या कर दिया। हम उनके गले में माला डाला करके बढ़िया से विमानों में बिठा करके इजराइल पहुंचा देंगे, क्योंकि मेहरबानों आपको प्यार भारत से नहीं इजराइल से है, आपको इजराइल से है, इसलिए आपको इजराइल जाना चाहिए, उन्हें भेजा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, या मैं एक भील होने के नाते नहीं कह रहा हूं कि ये भील है इसलिए अपना बखान कर रहा है या फिर लीड में आना चाह रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कौन नहीं जानता? नहीं जानता होता तो मंच पे नहीं होता, उनकी तस्वीर यहां नहीं होती। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा कि जिस दिन इस देश के सर्वोच्च पद पर भील और कोल, दो शब्द लिए उन्होंने, भील और कोल, ये अगर सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाएंगे उस दिन भारत राष्ट्र बन जाएगा। ये उस समय कहा था, ज्योतिबा फूले ने कहा। तो ठीक है, भले डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे प्रतिनिधित्व के नार रूप, लेकिन आज सर्वोच्च पद पर है तो सही, लेकिन ठीक है, वो बात आगे मैं नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपको यह समझाने आया हूं कि इस लड़ाई को अगर जीतना है तो हमें इस तरीके से लड़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो, झारखंड की कहानी बता के बात खत्म करता हूं। झारखंड में जब शिबू सोरेन लड़ाई लड़ रहे थे और जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से झारखंड बना दिया, झारखंड बना तब मालूम है आपको कितनी आबादी थी ट्राइब की वहां पर? 72%। 72% 70 और 2 72% ट्राइब थे वहां, और वो झारखंड बना। और आज क्या हो गया? आज 7 का जो आगे था वो 7 पीछे हो गया और 2 आगे आ गया, 27% रह गया। ये माइग्रेट की बात कोई बता रहा था, हमारी बहन बता रही शायद। माइग्रेट कैसे करते हैं वो लोग? दूसरों को लाके बचाते हैं, इनको काम धंधे के नाम पर बाहर भेजते हैं। आप चलिए, आपको रोजगार देते हैं। बहुत सारे आदिवासियों को झारखंड से निकाल करके उस समय आसाम पहुंचाया गया, चाय के बागानों में, और बाद में आसाम के लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा। सबको याद होगा, शायद सन मुझे याद नहीं है। हमारी बहनों को नंगा कर करके उन्होंने भगाया। इसलिए उन चीज को हमें समझना होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया, आपको संदेश दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं, अगर हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया तो ये लड़ाई बहुत जल्दी हम लोग जीत लेंगे। ये आगे का काम हम आपको सौंपते। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका इस वक्तव्य से हम सब भी लाभान्वित हुए। अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक